देखो समझो बात हमारी, हिंदी भाषा है सबसे प्यारी। अंग्रेजी उर्दू फारसी सब है आती, पर मन को हिंदी ही भाती। हिंदी देश का हूँ निवासी, मातृभाषा ही मुझे लुभाती। नमस्कार, मैं हूँ रमेश अवस्थी। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये कविता ही नहीं, मेरे मन के सच्चे बोल हैं। वो भाषा जिसमें हम गर्व से संवाद करते हैं और कहते हैं हिंदी है हम। ध्यान से सुनना राज ये गहरा, मैं धीरे से खोल रही हूँ। कानों से नहीं दिल से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। कुछ तारीख महज तारीख नहीं होती, बल्कि यादगार बन जाती है और हर साल उस तारीख को उत्सव के रूप में मनाया जाने लगता है। उन्हीं में से एक तारीख है 14 सितंबर। इस तारीख को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी हमारे दिल की भाषा, हिंदी हमारे रोजगार का जरिया। हिंदी आपस में एक दूसरे को जोड़ने का एक संपर्क सूत्र। हिंदी एक ऐसी जबान जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे देश को एक धागे में पिरोती है। तो क्या उस हिंदी को एक ही दिन में एक ही दिवस पर समेट है? शायद नहीं। हिंदी किसी एक दिन की मोहताज भी नहीं है, लेकिन हिंदी का गौरव देश में नहीं दुनिया में बढ़ रहा है। ऐसे में किसी एक दिन तो अपनी जबान को, अपनी भाषा को सलाम करना बनता है। और आज 14 सितंबर है। जिस तरह किसी इंसान के अपने जीवन में कुछ तारीखें जरूरी होती हैं, उसी तरह देश के इतिहास में भी कुछ तारीखें जरूरी होती हैं। हम अपने जीवन की खास तारीखों को भी उत्सव की तरह मनाते हैं। इतिहास की खास तारीखों को भी राष्ट्रीय उत्सवों के रूप में याद किया जाता है। पंद्रह अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर भारत के इतिहास की ये वो जरूरी तारीखें हैं जिन्हें हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उत्सव के तौर पर मनाते हैं। इसी तरह की एक और महत्वपूर्ण तारीख है 14 सितंबर। इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या महत्व है 14 सितंबर का? इसे हिंदी दिवस क्यों कहते हैं? आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी ने भारत की पद प्राप्त किया, इसलिए उस दिन को हिंदी दिवस के रूप में जाना जाता है। जिस भाषा के माध्यम से शासन प्रशासन के काम अर्थात राजकाज चलाए जाते हैं, उसे राजभाषा कहते हैं। भारत में एक जमाने में राजकाज संस्कृत और दूसरी पुरानी भाषाओं में होता था। जब शासन पर विदेशियों का कब्जा हुआ, तो फारसी और अंग्रेजी भारतीय जनता की भाषाएं नहीं थीं, इसलिए वे शासन करने वालों की भाषा के रूप में सम्मानित तो हुई, लेकिन आम लोगों के जीवन का हिस्सा नहीं बन सकी। यहां यह भी याद किया जा सकता है कि हमारा देश भाषाओं के अजायब घर की तरह है।
इस देश में सदा ही अनेक प्रकार की विविधताएं रही हैं, लेकिन उन्हें जोड़ने वाली एकता भी सदा रही है। हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में लोग जिन भाषाओं को अपने परिवार में मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, उनकी संख्या 1652 है। उन्नीस 1961 की जनगणना के अनुसार फिर इनकी अनेक बोलियां और शैलियां भी हैं। पहले संस्कृत और बाद में हिंदी तथा देशकृत अंग्रेजी ने इन सब भाषाओं के बोलने वालों के बीच अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त करके संपर्क का काम किया है। साल 1947 में आजाद हुआ तो राष्ट्रभाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। ऐसे में भारत की कौन सी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के तौर पर चुना जाए, यह मुद्दा काफी अहम था। और फिर काफी सोच विचार के बाद हिंदी को नई राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया। इतनी सारी भाषाओं वाले देश में जब 19वीं शताब्दी में नवजागरण और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार की समस्या सामने आई, तो जनता के आंदोलन की अखिल भारतीय भाषा के रूप में किस भाषा को चुना जाए, यह भी समस्या उठी। भारत की सबसे अधिक संपर्कशील भाषा होने के कारण हिंदी ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम की सर्वमान्य भाषा के रूप में खुद ब खुद उभरी। इस भाषा को बोलने वाले और जानने वाले तो के लिए भी इसे सीखना काफी आसान सिद्ध हुआ। इसलिए देश भर में राजनीतिक जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से इसे ही सबसे अधिक उपयोगी पाया गया। और अंग्रेजी के प्रति भारतीय जनता के मन में परायेपन का भाव पैदा हुआ, क्योंकि वो विदेशी थी। उसके स्थान पर स्वदेशी भाषा के रूप में हिंदी को भारत भर की भावनात्मक स्वीकृति अपने आप ही मिल गई। यकीनन हम भारतीयों के लिए गर्व का क्षण था जब भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया। संविधान ने वही अनुमोदित किया और देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी आधिकारिक राष्ट्रभाषा बन गई। और 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को अपनी आधिकारिक राष्ट्रभाषा के रूप में अपना लिया। ईश्वर चंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस तक ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का मान दिया। गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के 5 गुण बताए। वो कर्मचारियों के लिए आसान हो, उसमें भारत के विविध विषयों का आपसी कामकाज हो सके, उससे ज्यादातर लोग बोलते हों, वह राष्ट्र के लिए आसान हो, उसका विचार दूरगामी प्रभाव की दृष्टि से किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी में इनमें से एक भी लक्षण नहीं है और हिंदी भाषा में ये सारे गुण मौजूद हैं। इसी तरह से नेहरू जी ने प्रांतों के लिए प्रांतीय भाषा और अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी को स्वीकार करने पर बल दिया। भले ही साल 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा चुना गया, लेकिन 1918 में ही महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। जब भारत का संविधान तैयार किया गया
तो भाषा नीति का निर्धारण करते समय स्वतंत्रता आंदोलन के इन तमाम अनुभवों को भी ध्यान में रखा गया। जब भारत के आजाद होने के आसार दिखने लगे, तब 1946 में संविधान सभा बनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अगस्त सितंबर 1949 में संविधान की भाषा विषयक प्रस्तावों और संशोधनों पर व्यापक बहस हुई। मुख्य बहस 12 से 14 सितंबर तक चली। चौदह सितंबर 1949 को शाम 6 बजे तक भाषा विषयक प्रस्ताव को बहस के बाद स्वीकार कर लिया गया। तालियों की भारी गड़गड़ाहट के बीच हिंदी को भारत की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। इससे संबंधित अनुच्छेद भारत के संविधान के 17वें भाग के अनुच्छेद 343 से 351 तक में सम्मिलित है। साथ ही परिशिष्ट में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत उस समय 14 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख राष्ट्र की भाषाओं के रूप में किया गया, जिनकी संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है। हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा देते हुए संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का मूल रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसके अनुसार हमारी यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि भारत सरकार के राज्यों के बीच कामकाज, संघ और राज्यों के बीच कामकाज और राज्यों में आपसी प्रशासनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग करें। राज्य स्तर पर हर राज्य को अपनी राजभाषा का प्रयोग करने के लिए अधिकार प्राप्त है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि संविधान के लागू होने के अनेक दशक बाद भी हम न तो केंद्र सरकार के स्तर पर और न ही राज्य सरकारों के स्तर पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संविधान के द्वारा दिया गया उनका अधिकार व्यावहारिक रूप में प्रदान नहीं कर सके। इसलिए जरूरत है कि बार बार हिंदी दिवस के बहाने हम भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा के इस लंबे संघर्ष को याद करें। अपनी भाषाओं से जुड़े गौरव को पहचानें, अपने आप को अपनी राष्ट्रभाषा के लिए ईमानदारी से समर्पित करें। हर भाषा के पास अपना दिन नहीं होता। हमारी भाषा हिंदी के पास अपना दिन है। यह दिन राष्ट्रीय महत्व का है, यह राष्ट्रीय पर्व है, इसे जरूर मनाएं। हिंदी दिवस को मनाने का एक ही तरीका है कि हम अपने समस्त कामकाज में हिंदी को अपनाएं और इससे जुड़े राष्ट्रीय गौरव को समझें और समझाएं। हिंदी दिवस संविधान सभा में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किए जाने की तिथि 14 सितंबर 1949 से नहीं मनाया जाता। बल्कि जब यह देखा गया कि संविधान के प्रावधान के बावजूद हिंदी को उसके अधिकार से वंचित रखा जा सकता है, तब 10 और 11 नवंबर 1953 को नागपुर में संपन्न अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा
प्रचार सम्मेलन के 5वें अधिवेशन में काका साहब नरहर विष्णु गाडगिल की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि राजभाषा हिंदी को यथार्थ जीवन में अपने संवैधानिक अधिकार की प्राप्ति होने तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए और 14 सितंबर 1954 को मनाया गया ये पहला हिंदी दिवस। बाद में सरकार ने इसे अपने राजभाषा क्रियान्वयन के कार्यक्रम से जोड़ लिया और यह केंद्र सरकार के कार्यालयों की वार्षिक गतिविधि का एक हिस्सा बन गया। उद्देश्य हिंदी दिवस का इतना भर है कि राजभाषा के लिए जिम्मेदार लोग आत्मालोचन करें कि साल भर में कितनी दूर चले हैं और तय करें कि आगे किस दिशा में चलना है। लेकिन अफसोस यही है कि सरकारी आंकड़ों और दावों के बावजूद हिंदी की यात्रा 9 दिन चले 2.5 कोस भर की है। या यूं कहें कि राजभाषा क्रियान्वयन माने कोल्हू के बैल का सफर। इसमें संदेह नहीं है कि इन कई दशकों में परिस्थितियां बदली हैं और राजभाषा के लिए जिम्मेदार तंत्र ने विभिन्न कार्यालयों में क्षेत्र तक में बड़ी संख्या में लोगों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान ही नहीं करा दिया है, बल्कि हिंदी में प्रवीणता के प्रमाण पत्र भी दे दिए हैं। इसके बावजूद ऐसा क्यों है कि अब भी राजकाज हिंदी में नहीं चलाया जा रहा है? संघ सरकार के ऐसे सभी कार्यालयों को जहां हिंदी के कार्य साधक ज्ञान और प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी और अधिकारी हों, राजभाषा अधिनियम और नियमों के अनुरूप हिंदी में कार्य करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अनुवाद और रस्म अदायगी के नाम पर की गई कुछ टिप्पणियों के अलावा संघ सरकार के कार्यालयों में हिंदी के पक्ष में वातावरण दिखाई नहीं देता। यह तो प्रसन्नता की बात है कि हिंदी विरोध अब वहां उतना मुखर नहीं रहा जितना झूठे राजनीतिक प्रचार के कारण 60-70 के दशक में रहा होगा। लेकिन नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को मूलतः हिंदी में काम करने की प्रेरणा देने में अभी तक राजभाषा तंत्र सफल नहीं हो सका। आज आवश्यकता है कि नई पीढ़ी को उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए। संविधान का अनुच्छेद 343 इतना अभागा अनुच्छेद है कि सारे संविधान के लागू होने पर भी वो आज तक सही अर्थ में लागू नहीं है। इस अनुच्छेद को निरर्थक बनाने वाले विधेयकों, प्रस्तावों और अधिनियमों पर आज पुनर्विचार की आवश्यकता है। संविधान विशेषज्ञों और उच्चतम न्यायालय को इस दिशा में पहल करनी चाहिए तथा देश भर में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में उसका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए व्यापक जन आंदोलन चलाया जाना चाहिए। सच्चाई ये है कि हिंदी आज राजकाज के प्रत्यक्ष और परोक्ष सभी व्यवहारों के लिए पूर्णतः सक्षम भाषा के रूप में सिद्ध हो चुकी है। तथा हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी स्थित संघ सरकार के कार्यालयों के कर्मचारी और अधिकारी हिंदी की दक्षता के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए अब बिना विलंब किए हिंदी को वास्तव में संघ सरकार की राजभाषा के रूप में व्यवहृत किया जाना आरंभ करना उचित होगा।
यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह भारतीय संविधान की अवमानना होगी। यह भी साफ हो जाना चाहिए कि राजभाषा का अर्थ केवल सरकारी कार्यालयों की भाषा के तमाम क्षेत्र की राजभाषा के अंतर्गत समा जाते हैं। आज हमें राजभाषा की अवधारणा को विकसित करने की जरूरत है। राजभाषा की भूमिका के विस्तार को न समझने से उसकी उपेक्षा होती रहेगी। राजभाषा को कार्यालय या प्रशासन तक सीमित नहीं माना जा सकता। ज्ञान विज्ञान के सारे क्षेत्र राजभाषा के भी क्षेत्र हैं। व्यवसाय और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी राजभाषा क्रियान्वयन आवश्यक है। इसी प्रकार पत्रकारिता को भी राजभाषा क्षेत्र मानना पड़ेगा और अब हम इन व्यापक राजभाषा क्षेत्रों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत के बहुभाषिक यथार्थ का एक सामाजिक पहलू यह है कि इन क्षेत्रों में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में जनता की इच्छा से सहज ही व्यवहृत होती रही है, हो रही है। आवश्यकता है कि इस जनभाषा का दबाव संघ का राजभाषा क्षेत्र भी महसूस करे। वरना यह भी हो सकता है कि कुछ समय पश्चात सरकारी कामकाज की भाषा पत्रकारिता, प्रौद्योगिकी और व्यवसाय की व्यापक जनभाषा से अलग थलग पड़ जाए। जनसंचार माध्यमों द्वारा यह स्थापित हो चुका है कि हिंदी ही इस देश के व्यापक संवाद की भाषा है और उसमें हर विषय को अभिव्यक्त करने की शक्ति है। इसलिए अब और उसे अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। जिन कार्यालयों में हिंदी में कार्य साधक ज्ञान और प्रवीणता रखने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके अध्यक्षों की यह जिम्मेदारी है कि उन कार्यालयों में हिंदी में काम हो। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो राजभाषा संबंधी संसदीय समिति इन कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से जवाब तलब क्यों नहीं करती? और हां, सबसे खतरनाक और शर्मनाक बात है मंत्रालयों के स्तर पर हिंदी की उपेक्षा। अब समय आ गया है कि उच्च स्तर पर भारत संघ के मंत्री सचिवगण हिंदी और केवल हिंदी में काम काज करने की आदत डालें और शेष काम अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के अनुवादकों को करने दें। उल्टी गंगा बहाने के प्रयास बहुत हो चुके, अब जरा संघ सरकार के शीर्ष की गंगोत्री से भी हिंदी की धारा को प्रवाहित होने दीजिए। और तब देखिए कि कैसे पूरा देश इनका आचमन करके नई भाषिक स्फूर्ति से भर उठेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्द थे कि हृदय की कोई भाषा नहीं होती, हृदय ही हृदय से बात करता है और हिंदी ही हृदय की भाषा है। मैंने भी ग्रामीण परिवेश में हिंदी माध्यम से शिक्षा दीक्षा हासिल की है। हिंदी से मेरा प्रेम है क्योंकि हिंदी ही हमारी मातृभाषा है। लेकिन ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ी। ये हिंदी प्रेम ही है कि साल 2017 में जब भारत सरकार ने मुझे हिंदी राजभाषा सलाहकार समिति का सदस्य बनाया, तब मुझे लगा
कि मैं हिंदी के लिए और बेहतर काम कर सकूंगा। ऐसा अब तक कर भी रहा हूं और भविष्य में भी करता रहूंगा। इसलिए आपसे भी हमारा आग्रह है कि हिंदी को आत्मसात करें, तभी इसका प्रचार प्रसार होगा। और आपका यह प्रयास तभी सफल होगा जब आपके बच्चे आपको मम्मी डैडी के बजाय माताश्री या माताजी या पिताश्री या पिताजी कहकर संबोधित करेंगे। ऐसे में इतना और कहूँगा कि राष्ट्र की पहचान है हिंदी, हमारा अभिमान है हिंदी। इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। चलते रहिए समय के साथ, हिंदी में करते रहिए संवाद। मुझे दीजिए इजाज़त। सहारा प्रणाम।